सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। तेरे शहर के हर कूचे में लहू के दाग हैं, ऐ कश्मीर हम तुझे आजाद देखने को बेताब हैं। वादी कश्मीर को जुल्म की जंजीरों में जकड़े 74 साल गुजर चुके हैं। जुल्म और बर्बरियत के इन 74 सालों में हर गुजरते दिन के साथ कश्मीर के बच्चे बच्चे के अंदर आजादी का जज्बा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जुल्म के आगे कश्मीर का बच्चा बच्चा डटकर खड़ा है और वो बुलंद आवाज में कश्मीर की गलियों में भारतीय फौज के सामने यही अल्फाज दोहराता है कि है हक हमारा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। यही ललकार, यही पुकार गुज़श्ता 7 दहाइयों से कश्मीर की फजाओं में गूंज रही है। 27 अक्टूबर वो सया दिन है जब भारत ने वादी कश्मीर पर कब्जा किया। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में कश्मीरी आज इसी मुनासिबत से योम सया मना रहे हैं, इसी दिन को याद कर रहे हैं। और भारत अब तक 1 लाख से जायद कश्मीरियों का कत्लेआम कर चुका है। तकरीबन 23,000 औरतों को बेवा, 1,07,000 से जायद बच्चों को यतीम कर चुका है। मकबूजा कश्मीर में 11,000 से जायद खवातीन को बेआबरू भी किया गया। और इस सब के बावजूद भी जब वो कश्मीरियों की जज्बे आज़ादी को ना दबा सका तो उसने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को भी ख़त्म कर दिया और तमाम आलमी कवानीन की धज्जियां भी उड़ा दी। लेकिन कब तक? कहते हैं ना कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इसी हवाले से आज बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले साथ मौजूद हैं पीजे मीर साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, होस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त का। बैरिस्टर वकास अब्रेस खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। और सीनियर हुर्रियत रहनुमा शेख अब्दुल मतीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। मतीन साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। पीजे मीर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, मसला जूं का तूं है। मैंने इंट्रो में भी कहा जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। कब तक भारत जुल्म करेगा और क्या वजह है कि इतनी दहाइयां गुजरने के बावजूद ये मसला अब तक बरकरार है? इसका बड़ा एक गहरा मसला है। वो ये है कि हम कश्मीर की तो बड़ी बातें करते हैं पाकिस्तान में, अगर यौम स्याह हो गया या कोई वहाँ ये जिस तरह ये तशद्दुद कर रहे हैं हम उस पर बात कर लेते हैं, जिस तरह 370 लेके आए और ये हम बातें कर लेते हैं। देखिए, हमें इसको बड़े सेंसिबल तरीके से दुनिया के आगे अपना केस प्रेजेंट करना है। हमारे पास 3 सेंटर्स होते थे, कश्मीर सेंटर ब्रसल्स, कश्मीर सेंटर लंदन और कश्मीर सेंटर वाशिंगटन। हमने ये सेंटर्स अपने बंद कर दिए। ये हमारी अनऑफिशियल एम्बेसीज थी कि जहाँ हमारे कश्मीरी रहनुमा ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी आते थे और पाकिस्तान से भी जाते थे, और उसके साथ साथ जो अच्छे, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं इंडियंस, वो भी वहाँ आते थे, एक्स आर्मी के भी आते थे लोग, और एक डिस्कशन होती थी कि हम इसको आगे कैसे लेके जाएं। हमने यूरोपियन यूनियन में, मैं तो वहीं होता था, यूरोपियन यूनियन में हमने कवर किया, बताया मैस ग्रेव्स, बताया कि जो जेनोसाइड इन्होंने किया है, बताया कि प्रेग्नेंट औरतों को बेनेट्स मारे, प्रेग्नेंट औरतों को बेनेट्स, इनकी ये सफाई, ये हमारे साथ तो लड़ नहीं सकते हैं, ये बेचारे निहत्ते कश्मीरियों के साथ इन्होंने क्या हाल किया। फिर पेलेट्स, और उसके बाद आपने देखो कि वहाँ इतनी रिजेंटमेंट हो गई है, इतनी रिजेंटमेंट हो गई है कि आप इसका बयान नहीं कर सकते। खालिस्तान के अंदर जब इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया, क्यों किया? बिकॉज वॉट शी वॉज डूइंग टू द सिख कम्युनिटी वो आपके सामने है। द क्वेश्चन इज़, अब वहाँ बड़ी इंडिजिनस मूवमेंट्स हैं। अभी आपने प्रोलॉग में कहा ये कब तक चलेगा? ये नागा, मीज़ू, तमिल और असम, त्रिपुरा, ये सारे जो एरियाज़ हैं आप देखोगे ये फटेंगे। क्यों फटेंगे? आप तशद्दुद इस तरह कर रहे हो, और सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो इंडिया के अंदर है वो मुसलमानों की है। आप पार्लियामेंट में जाके ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अगर आपने यहाँ रहना है तो हिंदू बन के रहो, मुसलमान अगर रहना है तो फिर कहीं और जाके कहो। ये दुनिया को, इसको हमें एक्सपोज करना है।
ये एक मैं क्या इसका लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, मैं समझता हूं इनके लिए अगर आप गाली भी दो, मैं समझता हूं गाली की तौहीन है। तो ये हम इनके साथ सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं, दुनिया को कहें इन पे सैंक्शंस लगाएं, इन पे एम्बार्गोज लगाएं, ताकि इनको पता चले जब इनकी इकोनॉमी हिट होगी फिर होगा। वरना देखो आप मैं हम सारे जो बैठ के बात ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मीर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शेख अब्दुल मतीन साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। पाकिस्तान में मौजूद इससे पहले भी जितनी हुकूमतें रही हैं, सब ने कश्मीर का मसला आलमी फोरम पर उठाने की कोशिश की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपसे पूछना चाहूंगा, किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने में कामयाब रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने बात की है, मैं तो पहले आपसे ये गुजारिश करूंगा, मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक जैसी है। कुदरती बात है, जो मसले कश्मीर को उजागर करने के हवाले से जो वहाँ की जमीनी सूरत हाल है उसको उजागर करने के लिए जो ज्यादा जदोजहद करेगा, तो कुदरती बात अवाम की जो हाथ है उनके लिए दुआओं के लिए जरूर उठते हैं। जहां तक अब ताल्लुक है इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो उसमें कोई शक की बात नहीं है कि इमरान खान साहब ने तकरीर की है या बाद में अभी जो रिसेंटली भी तकरीर की है, तो कश्मीरी हमेशा इसको सराहते हैं। लेकिन हमें यह भी देखना है कि मकबूजा कश्मीर में जो इस वक्त जुल्म और जबर हो रहा है, जो मकबूजा एक सीज वहां पे बना हुआ है, एक बड़ा जेल खाना मकबूजा कश्मीर बना, पाक की फौज वहां पे मौजूद है। और यहां तक भी आप देख लीजिए, जब क्रिकेट मैच होता है अपनी दिल का खुशी का इजहार किया जाता है, तो हमारी जो वो बेटियां हैं, बच्चियां हैं या जो दूसरे कॉलेजों में पढ़ते हैं, जब खुशी मना FIR दर्ज है। तो हम समझते हैं कश्मीर के मसले को हमें सिर्फ एक पहलू को नहीं लेना पड़ेगा कि हम उस पे एक्टिव हो जाए। कभी हमारी ये बदकिस्मती रही है, हम कभी मीडिया पे एक्टिव होते हैं, कभी हम डिप्लोमेटिक एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, कभी हम कोई और पॉलिटिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं। जहां तक हम समझते हैं कश्मीर का मसला जो है हमें टोटलिटी पे इसको लेना है, हमें हर माज पे एक्टिव रहने की जरूरत है, हमें हर लिहाज से प्रो एक्टिव रहने की जरूरत है। पाकिस्तानी जो हमारी ये इखलाकी सफारती मदद कर रहे आते हैं, और सबसे जो हमें बड़ा है कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम का जहां तक ताल्लुक है, उनकी दिल की धड़कनें एक साथ धड़कती है, जो हमें बड़ा हौसला देती है। किसी वक्त हुक्मरान जाते हैं, लेकिन दुख की बात सबसे ज्यादा यह है कि इवन पाकिस्तान अगर क्रिकेट मैच भी जीतता है तो इस पर भी कश्मीरियों पर जुल्म और सितम ढा दिए जाते हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा मतीन साहब। बैरिस्टर वकास साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। आपसे यकीनन मैं बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट भी सवाल करूंगा, लेकिन बतौर लीगल एक्सपर्ट आपसे पूछना चाहूंगा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के हवाले से वो कहां पर खड़ी हैं? क्या वजह है कि 7 दहाइयां गुजर जाती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का इतना बड़ा फोरम है और अभी तक इस मसले को हल करवाने में नाकाम दिखाई देता है? जुल्म सितम की दास्तानें हैं सबके सामने, वीडियो हमारे पास सारों के मौजूद हैं, जो जिन पे जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं वो खुद सामने आते हैं, अपनी रुदात बयान करते हैं, इसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है। कामरान, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हर ताना दिया जाए, हर तंज किया जाए, कुछ भी हो लेकिन हद अदब में ना रहा जाए। तारीख ने कौमों को दिया है यही पैगाम, हक मांगना अगर तौहीन है, हक छीन लिया जाए। कामरान, जहां तक आपने लीगल एस्पेक्ट्स की बात की, तो आर्टिकल 99 है UN चार्टर का, डेट इज क्रिस्टल क्लियर इन दिस रिगार्ड, जो ये कहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल की और UN की ये जिम्मेदारी है कि दुनिया में जहां पे भी वॉर एंड टेरर की सिचुएशन हो या जहां पे भी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की वायलेशन की प्रोबेबिलिटी या एप्रीहेंशन हो, तो वहां पे वो सो मोटो एक्शन लें और उस पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की जो वायलेशन नजर आ रही है या हैजर्ड है या एप्रीहेंशन है, उसका कला कमा करें, सदेबाब करें और दुनिया में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करें। और यही पर्पस था जो आपने बात की स्पेसिफिकली कि UN की क्रिएशन का मकसद ही ये था। पहली जंग अजीम की तबाहकारियों जालाबारियों के बाद लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी, लेकिन जब दूसरी जंग अजीम हुई तो लीग ऑफ नेशन अपना वजूद खो बैठी, क्योंकि वो दुनिया के मुहज्जब माशरों के या पूरी दुनिया की स्टेट्स के दरमियान जंगो जिदाल को कंट्रोल नहीं कर सकी। लेकिन जो UN की कारकर्दगी अगर हम देखें, जिस तरह PJ मीर साहब ने भी बात की कि हमें UN की तरफ हम देख रहे हैं उम्मीद भरी निगाहों से
कि जितनी भी इंडिया की तरफ से जो जारजियत की जा रही है, तशद्दुद और जुल्म किया जा रहा है, यहाँ पे जो यूएन की ये जिम्मेदारी है कि आप उनको एम्बार्गो करें, आप रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करें, आप सैंक्शंस इंपोज करें। जो आर्टिकल 40 से लेके 50 तक तरीका एनंसिएट किया गया है यूएन चार्टर को, वो ऑप्ट करें। क्योंकि सबसे बुनियादी तरीकाकार ये है लीगली बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप नेगोशिएशन करें, कंसिलिएशन करें, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन करें, आर्बिट्रेशन करें, लेकिन ये तरीकाकार इस केस के अंदर स्पेशली मसला कश्मीर में जो नाकस साबित हुआ है। जो सेकंड इस वक्त इनके पास प्ली मौजूद है वो ये कि ऐसी रियासतें जो दुनिया में वॉर एंड टेरर को प्रमोट करती हैं, उनकी फजाई, उनकी जमीनी हदूद को आप ब्लॉक करें, एम्बार्गो करें, उनको दुनिया में आइसोलेट करें। लेकिन अगर जहां पे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी अमेरिका की एट स्टेक हो, यूएसए की, यूके की, रशिया की या जर्मनी की एट स्टेक हो, वहां पे तो आप तमाम तर कानूनी लवाजमात पूरे करते हैं। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि अगर वॉर एंड टेरर का सामना पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, चेचनिया, बोस्निया और दूसरी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को फेस करना पड़े तो वहां पे ये सुम्मुम बुकमुन खामोश तमाशा ही बने नजर, बल्कि खुद इसका हिस्सा बन जाते हैं। दैट्स द वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा बैरिस्टर साहब। पीजे मीर साहब, अमेरिका के किरदार के हवाले से बैरिस्टर साहब ने बात की, कहां पे देखते हैं अमेरिका का किरदार इस सारी सूरत हाल में? दो एटॉमिक पावर्स हैं, साथ खड़ी हुई हैं, दहाइयों से यह मसला चल रहा है। अमेरिका क्या वजह है जब भी यह बात सामने आती है तो उसका झुकाव जो है वो इंडिया की जानिब हो जाता है? सिर्फ इसलिए कि बड़ी मंडी है इंडिया? देखें, ये जो अमेरिकन हैं ये पूरी दुनिया को मैनिपुलेट करते हैं। ये चाहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया इनको कहेगा कि ये वो ग्लोबल पुलिसमैन है। देखो इन्होंने शाह ऑफ ईरान के साथ क्या किया, देखो इन्होंने सद्दाम हुसैन के साथ क्या किया, देखो इन्होंने सीरिया के अंदर क्या किया, जॉर्डन को न्यूट्रलाइज कर दिया, इजराइल को ऊपर उठा दिया इन्होंने। ये हमें यूज़ करते हैं जहाँ इनका मकसद होता है। आप 79 से 89 ले लें, जब ये अफ़गान वॉर थी अगेंस्ट सोवियट्स, हमें उसने इस्तेमाल किया। उसके बाद जब अगले 10 साल आए, उसने जब ये तालिबान का सिस्टम शुरू हुआ कि जो बिल्डिंग गिराई, हमारे पे ब्लेम तो खैर नहीं डाला, लेकिन एक्सेस ऑफ ईवल हमें इन्होंने कह दिया। और फिर उसके बाद इन्होंने हमें नॉन नेटो एलाय पार्टनर बना दिया। तो ये पास स्ट्रक्चर्स के अंदर दुनिया को और ये मुल्कों को इस्तेमाल करते हैं। तो हमें, मैं समझता हूँ ये जो हमारा अभी वज़ीर आज़म आए हैं, ये बड़ा अच्छा वज़ीर आज़म है, तकड़ा है, खड़ा है। क्यों? इसमें करप्शन नहीं है, ये खुद करप्ट आदमी नहीं है। तो जो करप्ट आदमी होता है ना, वो इधर उधर स्वे कर जाता है। तो ये खड़ा हुआ है, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। कल आप इसको निकाल दो एज वज़ीर आज़म, ही डजंट केयर, ही केयर्स फॉर द कंट्री। सो फ्रॉम अ कंट्री एंड अ स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू, मैं समझता हूँ कि ही इज़ टैकल्ड ऑन। इसीलिए आज तक बाइडन ने कॉल नहीं की। और भाई हम उसको क्यों कहें तुम कॉल करो, तुम्हारा दिल है कॉल करो, बात करनी है करो। अंडर सेक्रेटरी भेजते हो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भेज देते हो और कहते हो बात करो। सो अमेरिका इन माई ओपिनियन इज़ एन अनट्रस्टवर्दी सॉर्ट ऑफ अ नेशन। नेशन इज़ अ गुड वन। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये हर एक को इस्तेमाल करते हैं, प्ले ऑफ करते हैं। आज आपने हिंदुस्तान की बात की है, हिंदुस्तान को यूज़ कर रहा है ना प्रॉक्सी वॉर के अंदर। ये करेगा जहाँ हिंदुस्तान का वो इंटरेस्ट ख़त्म होगा, ये हिंदुस्तान को गंडेरी नहीं होती है, गंडेरी की तरफ फेंक देगा। इसलिए मैं कहता हूँ इंडियंस को खुदा के लिए कुछ अकल करो, पाकिस्तान के साथ दोस्ती रखो। हम नेबर्स हैं, हम अपने आप को तोड़ नहीं सकते। तो आपने लॉन्ग टर्म सोचना है कि हम एक दूसरे से कब तक लड़ेंगे यार, कब तक लड़ेंगे? आप दोस्ती के रास्ते पे आओ। अभी आपने क्रिकेट की बात की, देखो क्या 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 रिएक्शन दिया इन्होंने। आई मीन शर्म आनी चाहिए ये जो, लेकिन सारा हिंदुस्तान इस तरह नहीं है। देखो ये जो जुनता आई है ना, ये जो इस वक्त आरएसएस आई है, ये वो ग्रुप है जो कि बैंडिट्स हैं। इनका आपने देख लिया था 2006 के अंदर, जब ये चीफ मिनिस्टर गुजरात था, आपने इसका एक्शन वहां देख लिया और ग्लोबल लेवल पे अभी आया। ये वही आदमी है ना जो कि पर्सोना नॉन ग्राटा था अमेरिका का, आज अमेरिका उसको रिसेप्शन बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम उम्मा को यहाँ यूनिटी दिखानी है अगेंस्ट इंडिया के मुसलमानों के साथ। ये आपने बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया, ये मैं चाहूंगा कि मतीन साहब के सामने रखूं। मतीन साहब, क्या समझते हैं इस वक्त जो बेसिक रोल रहा है अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका का, वो आपकी नज़र में कैसा रहा है? और जो मुस्लिम ममालिक हैं वो किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं? इस हवाले से मतीन साहब आपके सामने जरूर आऊंगा। बैरिस्टर वक़ास साहब,
मुस्लिम ममालिक किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं इस सारी सूरत हाल में, नोइंग के कश्मीर के मुसलमान हैं उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, और क्या वजह है कि मुस्लिम ममालिक उस तरह शद्दोमत के साथ सामने नहीं आए, खासतौर पर कश्मीर इशू की अगर बात की जाए तो? देखिए, मुस्लिम ममालिक बड़ा जबरदस्त किरदार अदा कर सकते हैं। वहां पे कश्मीर में हमारी माओ की गोदों को उजाड़ा जा रहा था, बाप के कंधों को उखाड़ा जा रहा था, नन्ही मुन्नी कलियों को टहनियों में जड़ों से उखाड़ा जा रहा था। मुस्लिम ममालिक का बड़ा जबरदस्त किरदार था कि मोदी को वहां पे बुलाकर ट्रॉफीज दी जा रही थी। ये बदकिस्मती है कि हमारी 57 OIC की मुस्लिम मेंबर स्टेट्स हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट स्ट्रेंथ हम जो है अपनी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने में कासिर रहे हैं। और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जहां से हमें अपनी स्ट्रेंथ को शो करने की जरूरत थी, जहां से हम मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकते थे अपने घर को इत्तेहाद और इत्तफाक से, हमने बजाय इसके कि इत्तेहाद और इत्तफाक की पॉलिसी को ऑप्ट करते, हमने नफाक की पॉलिसी को ऑप्ट किया। और यही वजह है कि वो जो आपने बात की कि भारत एक बड़ी मंडी है तजारती हवाले से, तो यही शायद ये चीजें थी जिसने हिर्स और हवस की पट्टी मुस्लिम उम्मा की आंखों पे भी बांधी, और जिसकी वजह से आज सिर्फ पाकिस्तान जो है वो कश्मीर का मसला लड़ते हुए नजर आता है, आइदर बाय हुक और क्रुक, आइदर बाय तुथ और नेल। जिस तरीके से भी पाकिस्तान लड़ रहा है, पाकिस्तान तने तनहा जो है वो मसला कश्मीर पे बात कर रहा है, तरकीबी बात कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि 57 जो OIC की मुस्लिम स्टेट्स मेंबर्स हैं उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे एज इत्तेहादी अलाइनमेंट करनी चाहिए मसला कश्मीर पे, और जितनी भी मुस्लिम उम्मा के तहत जितनी भी स्टेट्स हैं, मुस्लिम स्टेट्स हैं, उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। लेकिन अगर हम अपने जाती मफादात को वसी तर मफादात पे तरजीह देंगे, प्रेफरेंस देंगे, प्रायोरिटी देंगे, तो फिर हम मुस्लिम उम्मा की बात तो ना करें, फिर हम मुसलमानों के दर्द को अपनी दर्द होने की बात ना That's very unfortunate। मतीन साहब ने फिर हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल मतीन साहब, पाकिस्तान जो है अपने कश्मीरी भाइयों के साथ सीना तान के खड़ा है, तन्हे तन्हाई खड़ा हुआ है, लेकिन सीना तान के खड़ा हुआ है। लेकिन मुस्लिम उम्मा की हम बात जब करते हैं वो हमें कुछ रोल प्ले करते हुए दिखाई नहीं देती है। आपकी नजर में इसकी क्या वजह है, और क्या कहना चाहेंगे जो दीगर बड़े ममालिक हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस सारी सूरत हाल में? मेरी आवाम जो ये तहरीक चला रहे हैं ना, इसकी एक लीगलिटी है, इसकी एक इखलाकी जो जवाजत है वो ये है, कश्मीर का मसला जो है एक बैनुल अक़वामी मसला है, और कश्मीर की जो करारदादें हैं वो अभी अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद है। ये अब अनफॉर्चुनेटली है कि आपने OIC की बात की, मुस्लिम ममालिक की बात की, या इससे पहले जो आपने बात की है दूसरे ममालिक, लेकिन हम जो समझते हैं, हम समझते हैं कि हमारी जो तहरीक है ये हक पे मबनी है, और हम ये समझते हैं कि ये जो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट जो आते हैं, क्या ये उस वक्त भूल जाते हैं जब ये इंसानियत का दर्ज देते हैं, जब ये पैरिटी का दर्ज देते हैं, जब ये मसावत का दर्ज देते हैं। क्या हम कश्मीरी जो है, हम कभी कभार ये भी सोचते हैं क्या हम इंसान नहीं है? कभी कभार हम ये भी सोचते हैं क्या हमारे रगों में वो खून नहीं दौड़ता, बाकी इंसानियत में दौड़ता है? लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा वो ये है, कश्मीरियों ने फैसला कर रखा है, कोई हमारी मान न करे, कोई आगे आए या ना आए। अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स कमीशन की 2 रिपोर्टें सामने है, आप सितम ज़रीफ़ी देख ली, उन्होंने वहां पे कहा है कि हाईएस्ट लेवल पे मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामालियां हो रही है। तो इनको क्या करना चाहिए था? इनको आना और हिंदुस्तान को रोकना चाहिए था। जिस तरह ये बाकी ममालिक में सिर्फ वो देखते हैं एक मौका इनको मिले, एक बहाना मौका मिले तो ये फौज को दौड़ाते हैं और वहां पे मुदाखलत करते हैं। तो कश्मीर में ऐसा नहीं है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा का यही रो रहा, अगर हमारे OIC का यही रो रहा, तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ अल्लाह के वहां पे देर है, अंधेर नहीं है। बिल्कुल। और बातिल का जब जंग होता है तो हमेशा हक जीतता है। तो बिल्कुल। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि मजलूम के साथ खड़े होने के बजाय, अपने ही भाइयों के साथ खड़े होने के बजाय जालिम के साथ खड़े हो जाते हैं, सिर्फ कुछ पैसों की जो मफादात है उनकी वजह से। मीर साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा, क्या मौसर खारजा पॉलिसी ही मसला कश्मीर का हल है, या फिर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को जारहाना हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है? हमें ये वक्त आ गया है। आपने अभी मेरे भाई ने यूनाइटेड नेशंस की बात की है, क्या किया 70 साल, क्या किया 70 साल? कुछ हुआ है?
कुछ भी नहीं हुआ। अब क्वेश्चन उठता है कि आपने इस्लामिक ब्लॉक जो है, जिसको हम मुस्लिम उम्मा कहते हैं, बिल्कुल ये सोई हुई है, इसको कोरोमिन के इंजेक्शंस लगाएं। इनको बोलो कि देखो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, दुनिया के अंदर मुसलमानों का परसेप्शन क्या हो रहा है। जिस तरह इमरान खान ने जनरल असेंबली में स्पीच की है, तुम भी जाके बात करो। तुम्हें तो एक उसने डोनाल्ड ट्रंप ने तड़ी लगाई सऊदी अरेबिया में कि हम आगे तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। इनको बताओ पाकिस्तान इज द ओनली, नॉट वन ऑफ द बट द ओनली न्यूक्लियर पावर। तो पाकिस्तान हमारे साथ है। इनको बताओ कि तुम न्यूक्लियर करते हो, हम भी कर सकते हैं बेटा तुम्हारे साथ। तो अब तुम एक इस रास्ते पे आओ कि जहां हम इंसानियत के रास्ते पे चले। अब ये जुल्म और जबर कब तक करोगे? और इन्होंने मूवमेंट की बात की, अभी मेरे भाई ने, नेल्सन मंडेला ने भी तो मूवमेंट की थी ना, उसने अपार्थाइड को किस तरह खत्म किया। और आप देखो कि आज साउथ अफ्रीका क्या है, आप गोर्बाचोव को देखो कि उसने किस तरह सोवियट्स को खत्म करके डिसमेंटल करके आज रशिया क्या है। ये आपके नए इमर्जिंग दोस्त हैं जिनको इंडॉक्ट्रिन किया हुआ है। चाइना आपका इमर्जिंग दोस्त है, लेकिन याद रखना दोस्ती नहीं होती, इंटरेस्ट होते हैं। हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। अब आपके पास बड़ा अच्छा मौका है कि हम इस वक्त जा रहे हैं चाइना एंड रशिया। अमेरिकन को इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आपका सीपेक एक सक्सेसफुल वेंचर है। तो ये अब आपको हर तरीके से, जिस तरह आपने अमेरिकन की बात की, प्रेशर करेगा। FATF क्या कर रहा है? 27 में से 26 पॉइंट्स तो आपने कर दिए हैं, एक पॉइंट पे अभी तक आपने ग्रे लिस्ट पे रखा हुआ है। आप ये देखो कि जिस मुल्क के अंदर ब्लैक इकॉनमी थी, हम उसको सही कर रहे हैं। और ये अभी इन्होंने इस पे रखा हुआ है, IMF हमें ऐसी कंडीशंस लगा के दे रहा है कि यहाँ लोग चीखें मारते हैं। वो सही चीखें मारते हैं क्योंकि हमारी हुकूमत आज कोई भी होती, ये नून होती, PPP होती या PTI है, तो ये उन पे वो प्रेशर डालते हैं कि तुम हमारी गेम करो। सो बेसिकली हमें चाहिए खुददार हो, खड़े रहे। भूखे हैं तो भूखे रहेंगे, लेकिन तुम्हारे नीचे नहीं लगेंगे। बिल्कुल सही बात है। और मुस्लिम उम्मा की आपने जो बात की वो बहुत वैलिड बात है। क्या वजह है कि मुस्लिम उम्मा सब कुछ नजर आ रहा है, किस तरह प्ले कर रहा है अमेरिका बतौर सुपर पावर मुस्लिम ममालिक के साथ, वो सबके सामने है। इसके बावजूद उनके कोर्ट में बॉल डाल देते हैं। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। एनी हाउ, बैरिस्टर वकास साहब, मसले कश्मीर पर पाकिस्तान के पास आपकी नजर में अब ऑप्शंस क्या क्या हैं? क्या कर सकता है पाकिस्तान? 7 दिहाइयां गुजरने के बाद भी अगर मसला हल नहीं होता है तो ऑप्शंस पाकिस्तान के पास मजीद अब क्या मौजूद हैं? देखिए, सबसे पहले तो OIC का जो फोरम है उसको स्ट्रेंथन करे, तमाम मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद से इकट्ठा करे, और इकट्ठा करने के बाद सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, ICJ है। ये 3 ऐसे फोरम्स हैं जहां पे आवाज उठाकर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की बात की जा सकती है। इंडिया का जो मकरू गंदा चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने रखा जा रहा है। यही ICJ था UNO का कि जिसने कुलभूषण यादव के अगेंस्ट फैसला दिया और भारत को सर्टिफाइड दहशतगर्द करार दिया गया 2016 के अंदर। यही ICJ था जिसके सामने डिफरेंट मुहाज पे जब हमने उनकी जुरिस्डिक्शन को आउट किया तो भारत को वहां पे मुंह की खानी पड़ी। लिहाजा हमारे पास तो अभिनंदन का केस एक प्रेसिडेंट के तौर पे मौजूद है, कुलभूषण यादव का केस मौजूद है, कश्मीर का केस मौजूद है, और हमने तो जो 1948 की जितनी भी रेजोल्यूशन थी हमने तो उसकी वायलेशन नहीं की, भारत ने किया। लिहाजा हमारे पास जहां पे सबसे जो जरूरी और बुनियादी काम है वो ये कि अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करे, स्ट्रेंथन करे, चूंकि इंटरनेशनल लॉ के तहत यही वो सब्जेक्ट है, यही वो चैप्टर है जिसको मजबूत करने की जरूरत है। क्योंकि बंद कमरा इजलास के बाद आज तक पाकिस्तान ने कहां पे अपना काउंटर और नैरेटिव को उसको प्रिवेल करने की कोशिश की, या इंडिया के नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश की। मुस्लिम उम्मा को यूनाइटेड करने की जरूरत है एक पेज पर। वकास अब्रेज साहब, आपने वक्त दिया बुल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। शेख अब्दुल मतीन साहब, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। PJ मीर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से बात करेंगे। आवाम को ये मसाइल दरपेश क्यों हैं, इस चीज को जेर बहस लाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। क्रिकेट की बात की जाए तो पाकिस्तान की जानिब से उम्दा परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में दूसरा मैच खेला और क्या ही उम्दा परफॉर्मेंस दी गई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जानिब से। 5 विकेटों से न्यूजीलैंड के खिलाफ वो मैच भी अपने नाम कर लिया। लेजेंड्स क्रिएट हो रहे हैं, चाहे रिजवान की बात की जाए, दीगर खिलाड़ियों की बात की जाए, बाबर की बात की जाए, ताहम जो हमारे साबिका लेजेंड्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है उसकी भी एक अलग से कहानी है। शोएब अख्तर साहब इस मैच के बाद बैठे हुए थे एक स्टेट चैनल पर प्रोग्राम में शिरकत कर रहे थे वो। उस प्रोग्राम के दौरान क्या कुछ हुआ, सबसे पहले आपको वो को दिखाते हैं। जिस तरह का रवैया अपनाया गया शोएब अख्तर के साथ। शोएब अख्तर कोई आम आदमी नहीं है, पाकिस्तान की आन है, पाकिस्तान की शान है, हमारा मान है, दुनिया के फास्टेस्ट तरीन बॉलर रहे हैं। उनके साथ स्टेट चैनल पे बैठ के इतने बड़े स्टार्स की मौजूदगी में इस तरह की तज़हीक किया जाना इन इटसेल्फ हमारी बतौर अवाम, पाकिस्तानी अवाम के हमारे सर झुक गए कि हम जिनको प्रेजेंट करते हैं बतौर स्टार्स, अपने माथे का झूमर बनाते हैं दुनिया के सामने, उनके साथ स्टेट चैनल पर किस तरह का सलूक किया जा रहा है और किस तरह का उनसे बर्ताव किया जा रहा है। कोई क्लास लगी हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि नोमान साहब के भाई आप जा सकते हैं। आई हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू से अबाउट इट कि यार हम कितने शर्मिंदा हैं फ्रॉम शोएब अख्तर बीइंग अ स्टार ऑफ दैट लेवल एंड उनके साथ एक स्टेट चैनल पर इस तरह का रवैया अपनाया जाए। इसके बाद ये जो सब कुछ हुआ, इसके बाद शोएब अख्तर का बयान भी आया, आपको वो भी सुनवाते हैं। अब मौजूदा सूरत हाल यह है कि कमेटी एक पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से बना दी गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कमेटी किस बात की? जो कुछ ऑन एयर गया इसके बाद भी कोई बातें रह जाती हैं? ऑफ द एयर जो कुछ हुआ, ऑन एयर जो चीजें हुई, क्या वो काबिल बर्दाश्त हैं? क्या किसी भी एंकर को इस तरह किसी भी स्टार के साथ बिहेव करने का इख्तियार हासिल है, चाहे वो उस चैनल पे जिस भी पोजीशन पे हो? क्या उसके पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी हमारे लेजेंड के सामने, लेजेंड के साथ दुनिया के सामने इस तरह का रवैया इख्तियार करे? ज़ुखरुख मुमताज़ हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एंकर हैं, खुद भी वो स्टेट चैनल से मुंसलिक रहे हैं। ज़ुखरुख बहुत शुक्रिया। यू हैव बीन एंकर योरसेल्फ, क्या आप कहेंगे किसी भी एंकर के इस तरह के रवैये से, इवन कोई आम बंदा भी हो, कोई स्टार ना भी हो, उसके साथ भी क्या इस तरह का रवैया इख्तियार किया जा सकता है? जी मुदस्सिर भाई अस्सलाम वालेकुम। देखिए रवैया तो इस किस्म का कोई भी इख्तियार नहीं कर सकता, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स एंकर है या कोई पॉलिटिकल एंकर है। और जब आपके स्टार्स आपके सामने बैठे होते हैं तो ऑब्वियसली आप उनकी रिस्पेक्ट करना, आप उनके बात से या उनकी गुफ्तगू से या जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उससे अग्री डिसअग्री कर सकते हैं, बट इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी। और अभी आपने अपनी बात का जवाब खुद ही दिया कि कमेटी मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ की बनती है, जो कुछ भी ऑन एयर गया है सबने देखा है, सबने सुना है और उसको शोएब अख्तर ने बड़ा पॉजिटिवली दोबारा से ख़त्म करने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन अभी तो 2021 चल रहा है, ये तो कहानी बहुत पुरानी है, यानी 2012 से ये कहानी शुरू हुई है। मैं इसका विक्टिम बना, इसके अलावा बाजिद खान इसका विक्टिम बने, रेहानुल हक इसका विक्टिम बने, हसन चीमा इसका विक्टिम बने, हैदर अजहर इसका विक्टिम बने और बेशुमार नाम है जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ। लेकिन कुछ भी कोई किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। तो ये सरकारी टीवी है, यहाँ पे ऐसे ही चलता है। वैसे तो फवाद चौधरी साहब मैरिट की बहुत बातें करते हैं, बहुत आपने उनको सुना होगा और उन्होंने नो डाउट इस पे काम भी किया, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन वो फिर भी एक शख्स को नहीं हिला सके। कितनी गवर्नमेंट्स आई, यूसुफ बेग मिर्जा आए, अरशद खान आए, मां सिवाय नईम बुखारी के जब वो चेयरमैन बने तो उन्होंने काफी चीजों पे स्टैंड लिया। लेकिन ज़ुखरुख अब ये बात इंटरनल पॉलिटिक्स से निकलकर ऑन एयर चीजें आ चुकी हैं और खास तौर पर जब हमें पता है कि भारत हम पे किस तरह नजर जमाए बैठा है। अब हमने उनको हजीमत का उन्होंने सामना किया हमारे साथ T20 मैच में, उसके बाद एक ही मैच के बाद हमारे स्टार के साथ, क्रिकेट लेजेंड के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। इमेज किस तरह का हम पोर्ट्रे कर रहे हैं दुनिया के सामने, खास तौर पर पड़ोसी मुल्क के सामने? देखिए जी, इमेज तो मुदस्सिर भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा है। हमने क्रिकेट से जवाब दिया, दोनों मैचेस में जवाब दे दिया और ये हमारे तमाम जो सुपरस्टार हैं ये बड़ा कलीदी किरदार अदा करते रहे हैं पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव इमेज पेश करने के लिए। किसी भी एक शख्स की इस तरह की हरकत से कोई नेगेटिव इमेज नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां हमने बेतहाशा सुपरस्टार्स पैदा किए हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं, चाहे वो एंकर्स हैं। तो मेरा ख्याल है इस पे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, हमारे PM साहब खुद एक क्रिकेटर रहे हैं और उनको अच्छी तरह मालूम है कि क्रिकेटर्स की किस तरह से इज्जत करनी चाहिए, उनको इस पे स्टैंड लेना चाहिए। और तस्दीक तो किसी भी लेवल पे किसी भी शख्स की नहीं की जानी चाहिए, लेट अलोन के इतने बड़े स्टार हमारे साथ मौजूद हों। ज़ुखरुख आपने वक्त दिया बुल टेलीविजन को, आपका
और नाजरीन, प्रोग्राम के आखिर में कराची में एयरपोर्ट पर हंगामी हालात से निमटने के लिए खुसूसी फुल स्केल इमरजेंसी एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया है और जहाज़ में हादसे समेत किसी इमरजेंसी निमटने के लिए मशकें की गई हैं। मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी, जो कि इस वक्त कराची एयरपोर्ट के रनवे पर ही मौजूद हैं। इरशाद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। कराची एयरपोर्ट पर और इमरजेंसी मशकों का जो सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त पीआईए का एक तैयार है, उसको मॉक एक्सरसाइज के लिए तमाम इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। एक समझे कि एक मॉक एक्सरसाइज के तहत इस जहाज़ को हादसा पेश आया है, हंगामी लैंडिंग हुई है। उसको अब रिस्पांस टाइम कितना होता है, इसको इस हंगामी हालात से निपटने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी हर साल एक्सरसाइज करता है। इस वक्त कराची एयरपोर्ट पर एक मॉक एक्सरसाइज के तहत जो है एक इस जहाज़ को हादसा पेश आया, उसको मदद के लिए तमाम जो इदारे जो रेस्क्यू के वो पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं ये बंदा जो है एक मॉक एक्सरसाइज हो रही है, इनके फर्जी मश्क है कि खुदा न खास्ता जैसे PK-303 का वाकया हुआ था, उससे निपटने के लिए रिस्पॉन्स टाइम जांचा जाता है। और ये जो है रिक्वायरमेंट है एक्सरसाइज की, हर 2 साल के बाद इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत होता है। पीआईए, ASF, सिविल एविएशन अथॉरिटी और तमाम दीगर एलायंस के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। तर्जमान CA हैं सैफुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ, ये एक्सरसाइज आप क्यों करें, क्या वजह है इसकी? देखिए, सबसे पहले तो बात ये कि ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी रिक्वायरमेंट है कि एवरी 2 ईयर्स जो है ये एक्सरसाइज आप करें और आपके जो प्रोसीजर्स हैं उनको वैलिडेट करें। और जो दीगर जो इदारे हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी के और पीआईए के वो भी मौजूद थे। और एक देखिएगा, ये लाजमी है कि किसी हादसे से बचने के लिए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।